तो बच्चे हमने लास्ट लेक्चर में ये देखा था कि जो एनर्जी है, टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की जो न्यूक्लियस के अराउंड एक एटम में रिवॉल्व कर रहा है, उसकी वैल्यू आती है -13.6 बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये एनर्जी नेगेटिव है, नेगेटिव साइन सिग्निफाई कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के साथ बाउंड हुआ है। जब भी एक सिस्टम बाउंड होता है या अट्रैक्टिव सिस्टम होता है तो उसकी एनर्जी हमेशा ही नेगेटिव होती है। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स को जब हम वेरी फार अवे लेके जाएंगे न्यूक्लियस से, तो हमें उसको कितनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, -13.6 मतलब पॉजिटिव 13.6 बाय एन स्क्वायर, इतनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी हमें सप्लाई करनी पड़ेगी, तब इलेक्ट्रॉन को हम न्यूक्लियस से बहुत बहुत दूर लेके जा सकते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने न्यूक्लियस के अराउंड जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो उसकी जो इलेक्ट्रॉन है वो कितनी रेडियस वाले ऑर्बिट में घूम रहा होगा, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी और वो कितनी एनर्जी से अपने ऑर्बिट में घूमता है, ये 3 फैक्टर्स बोहर्स मॉडल के अंदर डिस्कस किए थे। तो आज हम एनर्जी तक हो गया था। नेक्स्ट फैक्टर जो डिस्कस कर रहे हैं वो है फ्रीक्वेंसी, मतलब इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम के अंदर फिर कितनी फ्रीक्वेंसी से ऑर्बिट में मूव करेगा। तो अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं फैक्टर फ्रीक्वेंसी का। तो फ्रीक्वेंसी जो होती है वो निकलती है वेलोसिटी के टर्म्स में। वेलोसिटी v इज इक्वल टू आर ओमेगा एंड ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू। दिस इज वेलोसिटी, दिस इज फ्रीक्वेंसी। तो वैल्यू पुट करते हैं, v इज इक्वल टू आर, ओमेगा की जगह 2 पाई न्यू। तो ये जो न्यू है ये होगा ये वाला न्यू, वेलोसिटी बाय 2 पाई आर। और ये वेलोसिटी, ये जो वेलोसिटी की वैल्यू है ये हमने पहले निकाली हुई थी, बट वेलोसिटी v इज इक्वल टू ई स्क्वायर बाय 2h एप्सिलॉन नॉट n, और जो रेडियस है वो भी हमने पहले निकाली हुई है, n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाय पाई m ई स्क्वायर। तो ये दोनों वैल्यूज़ जो हमने प्रीवियस लेसन्स में सीखी हुई हैं इसमें पुट कर रहे हैं। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू v की वैल्यू ई स्क्वायर बाय 2h एप्सिलॉन नॉट n, ये v की वैल्यू डिवाइडेड बाय 2 पाई r। तो 2 पाई एज इट इज, r डिनोमिनेटर में है तो ये वाला फैक्टर आएगा डिनोमिनेटर में, और जो ये वाला फैक्टर है डिनोमिनेटर वाला ये चला जाएगा न्यूमिनेटर में। सो पाई m ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आएगी, जो टर्म कैंसिल हो रही है उन्हें हम कैंसिल कर देंगे, जैसे पाई से पाई कैंसिल, ई स्क्वायर कितना हो गया e4, m बचा, पाई तो कैंसिल हो गया, ई स्क्वायर और ये m, पाई से पाई कैंसिल, 2 2 जा 4, एक 4 आएगा, h इधर है, h स्क्वायर इधर है, h क्यूब हो गया, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, n इंटू एन स्क्वायर n क्यूब। तो यहाँ से हमने देखा बाकी सारे टर्म कांस्टेंट है, तो फ्रीक्वेंसी जो है वो सिर्फ n क्यूब के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, बाकी m e4 4h क्यूब एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो अगर हम फर्स्ट ऑर्बिट की बात करें जिसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 होती है, तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कितनी लेगा, फ्रीक्वेंसी मतलब एक सेकंड में वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड फर्स्ट ऑर्बिट में कितनी फ्रीक्वेंसी होगी, उसकी कितनी नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस लेगा पर सेकंड, दैट इज फ्रीक्वेंसी। तो सारी वैल्यूज हम सॉल्व कर लेते हैं, मास की वैल्यू पुट कर देंगे, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट कर देंगे, n को 1 लेंगे, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट करने पे जो फ्रीक्वेंसी है इलेक्ट्रॉन की फर्स्ट ऑर्बिट के लिए वो आएगी 6.57 इंटू 10⁵। इसके साथ हम लिखते हैं आरपीएस। आरपीएस का मतलब होता है रेवोल्यूशन मेड पर सेकेंड, एक सेकेंड में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड कितनी बार घूम रहा है। तो हमने फ्रीक्वेंसी कैसे निकाली, स्टेप चेक कीजिए। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला यूज किया, वेलोसिटी इज इक्वल टू आर ओमेगा एंड ओमेगा इज 2 पाई न्यू, ये वाला स्टेप 2 पाई न्यू,
ठीक है। फिर ये जो न्यू है ये निकाल लिया वेलोसिटी बाय 2πr, वेलोसिटी की वैल्यू और r की वैल्यू दोनों हमने पीछे से उठाई है, यहाँ से v की पुट कर दिया, फिर 2π मैंने ये लिखा था और फिर r की वैल्यू पुट कर दी, ये 2π लिखा था और ये r की वैल्यू, ऊपर वाला फैक्टर नीचे हो गया, नीचे वाला फैक्टर ऊपर चला गया, ऐसे ही वी एन निकाला और कंक्लूड कर दिया कि इतनी फ्रीक्वेंसी है उसकी घूमने की। नेक्स्ट फैक्टर हम कैलकुलेट कर रहे हैं एनर्जी का। एनर्जी लेवल्स हाइड्रोजन एटम के हमने डिस्कस करने हैं, जो हमने केमिस्ट्री की क्लास में भी पढ़े होते हैं। नेक्स्ट कैलकुलेट कर रहे हैं एनर्जी लेवल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि एनर्जी हाइड्रोजन एटम की En इज इक्वल टू -13.6 बाई एन स्केयर इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो जब हम n को लेते हैं 1, n इज 1, तो इलेक्ट्रॉन जो है मीन्स वो सबसे इनरमोस्ट शेल में रिवॉल्व कर रहा है, जो ऑर्बिट न्यूक्लियस के सबसे पास है। तो उस केस में n की वैल्यू 1 होगी और एनर्जी का आंसर फर्स्ट शेल के लिए, फर्स्ट लेवल के लिए आएगा -3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जो एनर्जी है इसे बोलते हैं ग्राउंड स्टेट एनर्जी। ग्राउंड स्टेट की एनर्जी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज इम्पॉर्टेंट। तो ये लोएस्ट एनर्जी हाइड्रोजन एटम की है और याद रखना लोएस्ट एनर्जी स्टेट में एनर्जी जीरो नहीं होती, ग्राउंड स्टेट में कितनी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकेंड, जब इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में मूव कर रहा होगा, जब n की वैल्यू 2 होगी, या कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन द सेकेंड ऑर्बिट, तब E2 का आंसर क्या आएगा -13.6 2 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे इसका आंसर होता है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसे बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। जब N2 होता है, N2 के लिए टर्म है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो इसका क्वेश्चन पेपर में ऐसे भी आता है कि व्हाट इज द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो जीरो नहीं लिखना, ग्राउंड स्टेट में एनर्जी कितनी होती है -13.6 और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी कितनी है E2 इज इक्वल टू -34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ऐसे ही हम थर्ड फोर्थ एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो जब मैं n को 3 पुट करूंगी, सो E3 इज इक्वल टू -13.6 3 स्क्वायर, तो ये वैल्यू आती है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज कॉल्ड सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। सिमिलरली जब आगे बढ़ते जाएंगे, n की वैल्यू होगी इन्फिनिटी सपोज, तो E इन्फिनिटी -13.6 इन्फिनिटी एंड समथिंग बाय इन्फिनिटी इज 0। तो हाईएस्ट एनर्जी जो है वो 0 पे होती है। ग्राउंड स्टेट कभी 0 पे नहीं होती, ग्राउंड स्टेट एनर्जी -13.6 होती है और हाईएस्ट स्टेट जो है उसमें जब n इन्फिनिटी होगा, या हम ऐसे बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन जब कंप्लीटली फ्री है सारे अट्रैक्टिव फोर्सेस से, उस केस में एनर्जी का आंसर 0 है। एनर्जी 0 होने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन फ्री है और सारे अट्रैक्टिव फोर्सेस से, न्यूक्लियस के सारे अट्रैक्टिव फोर्सेस से फ्री हो गया है। तो इसलिए इसके एनर्जी लेवल्स को जब हमें ड्रॉ भी करना होगा तो कैसे होते हैं चेक कीजिए। सबसे पहले ग्राउंड स्टेट व्हेन n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट। और जैसे जैसे n बढ़ता है लेवल्स इक्वी स्पेस नहीं होते। मैं इस एक्सिस पे एनर्जी ले रही हूँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और इस एक्सिस पे n की वैल्यू ले रही हूँ। तो एक्साइटेड स्टेट दिस इज N2, यहाँ पे एनर्जी थी -13.6, यहाँ पे -3.4, फिर कितनी थी ये -1.51। तो जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा ऊपर बढ़ेंगे लेवल्स की जो स्पेसिंग है वो हम ऐसे कम कर देंगे। पहले ज़्यादा सेपरेशन -3.4 के बाद -1.51, फिर -0.8 समथिंग, ऊपर कहीं इन्फिनिटी होगा। दिस इज द एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या सीखा कि जैसे n क्या है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, n इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जैसे जैसे n इंक्रीज होगा ये जो एनर्जी लेवल्स हैं एक दूसरे के पास आ जाएंगे, दे कम क्लोजर टू ईच अदर, क्योंकि एनर्जी और n का जो रिलेशन है दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल as n increases। See, this is the relation, as n increases energy levels
कि जो स्पेसिंग है या एनर्जी लेवल्स, एनर्जी स्टेट्स कम क्लोजर टू ईच अदर व्हेन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीजेस। फाइन। नेक्स्ट आर्टिकल में हमने हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रा है वो डिस्कस करना है, लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये ऑलरेडी आप पार्ट केमिस्ट्री में पढ़कर आए हैं, यहाँ पर तो बस उसकी रिवीजन ही है। लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम। बच्चे होता क्या है ये सब आपको पता है कि जब एक इलेक्ट्रॉन सपोज अपने ऑर्बिट में घूम रहा है तो जब हायर स्टेट से जंप करके वो लोअर में आएगा तो कुछ एनर्जी रेडिएट करता है, और अगर एनर्जी अब्जॉर्ब करके लोअर से हायर स्टेट में जाएगा तब एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा, और अगर लोअर से E2 लेवल से E1 पर आ रहा है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव h न्यू वैल्यू जिसकी एनर्जी है वो इमिट करेगा। तो h न्यू की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव EM वेव इमिट होती है इतनी एनर्जी की जब एक लेवल से वो दूसरे लेवल पे इलेक्ट्रॉन जंप करता है बोहर्स ऑर्बिट से। फाइन। तो ये बोहर्स का थर्ड पोस्टुलेट है जो मैं अब यूज कर रही हूँ, E इनिशियल माइनस E फाइनल इज इक्वल टू h न्यू। ठीक है। एनर्जी की जो वैल्यू है En ये हमने पहले निकाली हुई है, वो होती है माइनस E⁴ 8 h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इंटू n स्क्वायर। तो इस वैल्यू को मुझे इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट दोनों के लिए लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगी, E h न्यू एज इट इज, E इनिशियल के लिए m E⁴ 8 h स्क्वायर, और ये एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एज इट इज, जो n स्क्वायर है n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर उसके साथ I लगा देंगे फॉर EI। अब EF लिखने के लिए बाकी सारी टर्म एज इट इज माइनस me4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर एंड f स्क्वायर, बाकी सारी टर्म सेम है तो उन्हें बाहर कर देंगे और अंदर बचेगा सिर्फ n f स्क्वायर। ये भी माइनस था, ये देखिए ये माइनस था, ये भी माइनस था, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और इसके साथ माइनस आएगा, तो f जो है वो बाहर कर दिया और ni अंदर कर दिया। h न्यू ये टर्म पूरी कर देती हूँ, me4 8 h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। तो h न्यू यहाँ से जो न्यू है वो मैंने इधर किया, h भी नीचे ले गए, me4 8 h क्यूब हो जाएगा क्योंकि ये भी h में नीचे लेके आ रही हूँ, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर 1/nf स्क्वायर माइनस 1/ni स्क्वायर। ठीक है। एक फॉर्मूला है उसे यूज कर रहे हैं जो v न्यू इज इक्वल टू c बाय लैम्डा, तो इस न्यू की जगह मैं पुट कर दूंगी c बाय लैम्डा। ठीक है। और इस लैम्डा को, इस c को 1/लैम्डा को यूज करेंगे, जो c है उसे डिनोमिनेटर में ला रहे हैं तो एक्सप्रेशन बन जाएगी 1/लैम्डा, c डिनोमिनेटर में आ गया me4 c 8 h क्यूब एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर 1/nf स्क्वायर माइनस 1/ni स्क्वायर। देखिए जो 1/लैम्डा है वो वेव नंबर के इक्वल होता है, इसे ऐसे पुट करते हैं, वेव v के ऊपर ऐसे बार लगा देते हैं, इसे बोलते हैं वेव नंबर। वेव नंबर का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ वेव्स कितनी है एक यूनिट के डिस्टेंस में, तो 1/1 वाली टर्म को लिखते हैं हम वेव नंबर, और वेव नंबर का मतलब 1 यूनिट के डिस्टेंस में हाउ मेनी नंबर ऑफ वेव्स आर देयर, या नंबर ऑफ वेव्स इन यूनिट डिस्टेंस। और ये सारी टर्म को हम रिडबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं r। तो 1/लैम्डा इज इक्वल टू r 1/nf स्क्वायर माइनस 1/ni स्क्वायर, वेयर r is called Rydberg constant and its value is, ये मैं वैल्यू लिख रही हूँ, me⁴ डिवाइडेड बाई 8 h क्यूब एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इंटू c। तो जब m की वैल्यू पुट कर देंगे, e की वैल्यू पुट कर देंगे और डिनोमिनेटर में सारे प्लैंक्स कांस्टेंट की c की वैल्यू पुट करेंगे तो रिडबर्ग कांस्टेंट कम्स आउट टू बी 1.097 इंटू 10⁻⁴
7। सारे यूनिट कैंसिल होके मीटर इनवर्स इसका यूनिट बनेगा। तो ये रिडबर्ग फॉर्मूला है, दिस इज कॉल्ड रिडबर्ग फॉर्मूला ऑफ बोहर्स मॉडल या बोहर्स हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रा, एंड इट्स वैल्यू इज दिस 1.097 इंटू 10⁻7। तो इस आर्टिकल का हमने कंक्लूजन क्या निकाला कि कितनी वेव्स एक यूनिट के डिस्टेंस में एमिट होंगी, दैट इज वेव नंबर इज इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट 1/nf² माइनस 1/ni²। अब इस फॉर्मूला से हमने स्पेक्ट्रल सीरीज हाइड्रोजन एटम की जो लाइमन बार्मर पार्शियल सीरीज है उनको डिस्कस करना है। देखो बच्चे, होता क्या है, जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से जंप करके किसी लोअर ऑर्बिट में आता है ना, तो वो एक रेडिएशन एमिट करता है, ईएम रेडिएशन। तो उस रेडिएशन की वेवलेंथ और उसकी फ्रिक्वेंसी अलग अलग हो सकती हैं। तो उनकी वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी के बेसिस पे स्पेक्ट्रल लाइंस अलग अलग तरह की हैं जिन्हें अब हमने पढ़ना है। स्पेक्ट्रल सीरीज इन हाइड्रोजन एटम। स्पेक्ट्रल लाइंस हैं क्या, वही मैं रिपीट कर रही हूँ कि व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम एनी हायर ऑर्बिट टू सम लोअर स्टेट या लोअर ऑर्बिट, तो रेडिएशंस एमिट होती हैं of particular wavelength and frequency, this is called spectral lines। ठीक है, तो स्पेक्ट्रल सीरीज हाइड्रोजन एटम में बनती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन हायर शेल से, सपोज अगर वो 2 सेकेंड वाली से फर्स्ट ऑर्बिट पे जंप कर रहा है तो किस वेवलेंथ में उसकी रेडिएशन फॉल करेगी, उसके बेसिस पे हाइड्रोजन के एटम को सीरीज को हमने 5 सीरीज में बांटा हुआ है। तो जो फर्स्ट सीरीज है वो है लाइमन सीरीज। इस सीरीज में क्या होता है, अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी एनी आउटर ऑर्बिट से जंप करेगा फर्स्ट ऑर्बिट पे, कहीं से भी जंप कर सकता है, फाइनल वैल्यू जो है NF की 2, 3, 4, 5 कहीं से भी जंप करके अगर वो फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा, NF की वैल्यू 1 होगी, ये NI है सॉरी, I से जंप करके फाइनल कहाँ तक आ रहा है, फर्स्ट ऑर्बिट तक। तब जो सीरीज बनेगी उसमें जो उस रेंज में वेवलेंथ आएगी स्पेक्ट्रल सीरीज की, वो इसके अंडर आएगी, लाइमन सीरीज के अंदर। अभी मैं फॉर्मूला यूज कर रही हूँ, ये वाला मैंने आपको अभी पढ़ाया ऊपर, ये वाला ये लिखा भी हुआ है, NIF² माइनस 1/I²। इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है फाइनल तक जंप कर रहा है, कहाँ से, किसी भी वैल्यू से NI², और NI क्या हो सकता है 2, 3, 4। तो ये उसका आंसर हो गया। अब इसका डायग्राम चेक करो, सपोज ये है सेंटर न्यूक्लियस और इसके अराउंड फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, ऐसे ही फोर्थ ऑर्बिट। तो जंप करके कहीं से भी, फोर्थ से भी फर्स्ट पे आ रहा है, थर्ड से भी फर्स्ट पे आ रहा है और सेकंड से भी फर्स्ट पे आ रहा है, तो ये जो सीरीज बनेगी दिस इज कॉल्ड लाइमन सीरीज। दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ भी बना सकते हैं। ठीक है, अब जो सीरीज है ये वाली लाइमन सीरीज, इसके लिए लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कितनी होगी, मतलब सबसे लंबी वेवलेंथ कब एमिट होगी, जब n इनिशियल इन्फिनिटी है और नहीं ni मतलब इनिशियल 2 पे आ रहा है, वो कहाँ से 2 से आ रहा है, कहाँ पे फाइनल वैल्यू 1 पे, आना तो 1 पे ही है, कहाँ से 2 पे आ रहा है, तो सबसे लंबी वेवलेंथ एमिट होगी। तो n इनिशियल मतलब सेकंड ऑर्बिट से जंप करके फर्स्ट में आ रहा है, तो EM रेडिएशन सबसे लंबी वेवलेंथ की एमिट होगी। तो इसके लिए लैम्डा हो गया मैक्सिमम, कहाँ से आ रहा है 1 पे आया 2 से। इसे सॉल्व करके जो आंसर आएगा, रिडबर्ग कांस्टेंट साथ में ज़रूर लगाना है R, यहाँ पर भी रिडबर्ग कांस्टेंट ज़रूर आएगा 1/λ। ओहो, यहाँ पे तो इक्वल टू था, रिडबर्ग कांस्टेंट इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट, ये और ये एक ही बात है। तो 1/λ मैक्सिमम इज इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट, इसे सॉल्व कर लेंगे 1 - 1/4 विच इज इक्वल टू 3/4 R पुट कर देंगे, तो इसे पुट करके आंसर देख लेना, कुछ 1200 के आसपास आएगा। ये 1.4
एंगस्ट्रॉम। दिस इज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज। अगर मुझे शॉर्टर निकालनी हो तो शॉर्टर कब होती है, अगर कहीं इन्फिनिटी से कोई पार्टिकल आके कौन से स्टेट में आ रहा है, फर्स्ट ऑर्बिट में, इन्फिनिटी से आके फर्स्ट पे आ रहा है, तो वो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ एमिट होगी। इसे सॉल्व करेंगे, 1/∞ हो जाएगी 0, रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू पुट करेंगे तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ आप निकाल सकते हैं, लैम्डा मिनिमम। दिस वाज ऑल अबाउट लाइमन सीरीज। और ये सीरीज, लाइमन सीरीज से जो वेवलेंथ या स्पेक्ट्रल सीरीज एमिट होती हैं, ये सीरीज लाई करती हैं यूवी रीजन में। विजिबल नहीं होती हमें क्योंकि ये यूवी रीजन में लाई करती हैं, यूवी रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा। सेकेंड सीरीज इज बार्मर सीरीज। इसमें क्या होता है, ये स्पेक्ट्रल सीरीज तब ऑब्जर्व होती है जब ट्रांजिशन होती है लाइंस की, या इलेक्ट्रॉन जंप करके आता है किसी भी आउटर ऑर्बिट से। आउटर ऑर्बिट की वैल्यू क्या हो सकती है, जो फाइनल है 3, 4, 5, 6 अप टू इन्फिनिटी। आउटर ऑर्बिट से उसने जंप करके सेकेंड ऑर्बिट पे आना है, क्योंकि अगर फर्स्ट पे आएगा तो वो पहली वाली सीरीज हो जाएगी। सेकेंड ऑर्बिट मतलब फाइनल से जंप करके, इनिशियल वैल्यू हो गई 2, फाइनल से जंप करके वो सेकेंड स्टेट पे आ रहा है, तब बार्मर सीरीज ऑब्जर्व होगी। फॉर्मूला लगा रही हूँ, 1/λ जो वेव नंबर के इक्वल है इज इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट, सेकेंड से जंप करके, सेकेंड पे जंप करके आ रहा है, और एन आई की वैल्यू 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकती है, ठीक है। ओ, यहाँ पे एन एफ गलती हो गई, एन एफ होना था 2, फाइनल लेवल 2, और इनिशियली जंप करके आ रहा है 3, 4, 5, 6 तक। ये अब ठीक हो गया। वेव नंबर इज इक्वल टू 1/λ इज इक्वल टू r 1/4, और इसकी अगर मुझे निकालनी हो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए ये वैल्यू, और फिर हम निकालेंगे शॉर्टर के लिए। तो लॉन्गेस्ट जब पुट करना है तो फिर यहाँ पर थर्ड लेवल से आएगा, वैल्यू आ जाएगी 1/2², 1/3²। इसे सॉल्व कर लेंगे, और शॉर्टर वेवलेंथ अगर इसके लिए निकालनी हो तो ये तो 1/4 ही, और ये 1/∞। इसे सॉल्व करके लॉन्गेस्ट वेवलेंथ आती है 6659 एंगस्ट्रॉम, और शॉर्टर आप इसे देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, बार्मर सीरीज में जो रेडिएशन एमिट होती हैं वो हमें ऑब्जर्व होती हैं, और वो लाई करती हैं विजिबल रीजन में। तो दीज टाइप ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस लाइज इन विजिबल रीजन। अब देखो, ये था फर्स्ट, अब सारी रेडिएशन जंप करके अगर सेकंड पे आ रही हो, यहाँ से भी जंप करके सेकंड पे, यहाँ से भी जंप करके सेकंड पे, तो सीरीज बनेगी बार्मर सीरीज। नेक्स्ट इज पाश्चन सीरीज। थर्ड टाइप ऑफ सीरीज इज पाश्चन सीरीज। पाश्चन सीरीज में क्या होता है, जो सारी रेडिएशन है वो थर्ड तक आएंगी, मतलब सारे इलेक्ट्रॉन्स जंप करके थर्ड तक आएंगे। कहाँ से, अब आएंगे 4, 5, 6 से, 4, 5, 6 से जंप करके आउटर ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट तक आएंगे। सो 1/λ इज इक्वल टू वेव नंबर 1/3² माइनस 1/ni², वेयर ni कैन बी 4, 5, 6, ठीक है। और इसकी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ अगेन निकालनी हो तो आर ऐसी 1/3² से 3 तक आ रही। भी निकालनी हो तो आपको पता चल गया कि शॉर्टेस्ट के लिए आर एज इट इज 1/3² एज इट इज, और यहाँ पे इन्फिनिटी की स्क्वायर, एंड 1/∞ इज 0। तो इस टर्म से लॉन्गेस्ट निकल जाएंगी और इससे शॉर्टेस्ट निकल जाएंगी। और प्लीज़ कीप इन योर माइंड दैट जो पाश्चन सीरीज है वो इंफ्रारेड रेडिएशन जो होती है इंफ्रारेड रीजन में लाई करती हैं। फर्स्ट वाली यूवी में, सेकेंड वाली विजिबल में, और पाश्चन सीरीज ऑलवेज लाइज इन इंफ्रारेड रीजन ऑफ ईएम वेव। फोर्थ सीरीज इज ब्रैकेट सीरीज। इस सीरीज में इलेक्ट्रॉन जंप करता है फोर्थ ऑर्बिट में, फ्रॉम ऑर्बिट फिफ्थ। सो वेव नंबर इसको ऐसे लिखेंगे 1/4 minus 1/² and value of Ni can be 5, 6, 7.
लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इसकी निकालनी हो तो ये टर्म एन आई आ जाएगा 5, तो 1/λ मैक्सिमम इज इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट और ये वैल्यू हो गई 5। इसे सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो है 40589 एंगस्ट्रॉम। और शॉर्टेस्ट निकालने के लिए अगेन 1/λ मिनिमम इज इक्वल टू r 1/4 स्क्वायर माइनस 1/∞ स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0 कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये भी जो सीरीज है ये इंफ्रारेड रीजन में लाई करती है। नेक्स्ट फिफ्थ वन लास्ट सीरीज फंड सीरीज पी फंड सीरीज। ये सीरीज में ट्रांजिशन होती है इलेक्ट्रॉन की फ्रॉम एनी आउटर ऑर्बिट 6, 7, 8 यहाँ से जंप करके इलेक्ट्रॉन किस लेवल पे आएगा 5th लेवल पे। तब जो सीरीज होगी वेवलेंथ जो एमिट होगी वो पी फंड सीरीज में लाई करेगी। इसके लिए वेव नंबर 1/5 स्क्वायर माइनस 1/ni स्क्वायर और ni की वैल्यू कैन बी 6, 7, 8 सो ऑन अप टू। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इसकी भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगेन दिस सीरीज लाइज इन इंफ्रारेड रीजन ऑफ EM स्पेक्ट्रा। ठीक है, इसे ड्रॉ करते हैं सारी सीरीज को। सबसे पहले जो एनर्जी स्टेट है सबसे पहले N1 के लिए दिस इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट। ठीक है, फिर हमने गैप लिया थोड़ा ज़्यादा, फिर धीरे धीरे यहाँ पे 3 लाइन्स का, यहाँ पे 2 लाइन्स का गैप छोड़ा, फिर 1 लाइन का, फिर मैंने हाफ कर दिया, फिर और कम कर दिया। तो अगर सारों से जंप करके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ रहा है फर्स्ट लेवल पे आ रहा है 1 पे, तो दिस इज लाइमन सीरीज और इस सीरीज के लिए एनर्जी है -3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये है ग्राउंड स्टेट। ठीक है, कौन से रीजन में लाई करती है दिस इज लाइज इन अल्ट्रा वायलेट रीजन, यूवी रीजन में ये लाई करती है। ठीक है, और इसे ग्राउंड लेवल भी बोलते हैं। सेकंड में क्या यही है n इज इक्वल टू 2, इस एक्सिस पे एनर्जी ले रहे हैं और इस एक्सिस पे n की वैल्यूज हैं। यहाँ पे हो गया -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है। क्लियर, अब सारी रेडिएशन जंप करके जब इलेक्ट्रॉन इस लेवल पे पहुंचेंगे तो बनेगी कौन सी सीरीज बामर सीरीज। ये लाई करती है विजिबल रीजन में। ठीक है, नेक्स्ट सारे जंप करके आ रहे हैं थर्ड पे ऐसे, तो ये सीरीज हो गई पाश्चन सीरीज। बाकी की सारी जो मैं बनाऊंगी वो लाई करती हैं इंफ्रारेड रीजन में। ठीक है, और यहाँ पे n है 3 और एनर्जी की वैल्यू स्टेट में है -51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ऐसे ही हम फोर्थ का बनाएंगे, यहाँ से जंप करके आ रहा है, यहाँ से जंप करके आ रहा है, तो ये सीरीज एक और ऊपर बना देती हूँ मैं, यहाँ से भी जंप करके आ रहा है। ऊपर वाली से सब में एक एक मैं ऐड कर रही हूँ, टॉप में मैंने एक और बना दी है। ठीक है, और ये सीरीज कौन सी हो गई ब्रैकेट सीरीज। ऐसे ही लास्ट n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 5, 6, 7 आप जितनी मर्जी बना सकते हैं। 4 के बाद अब सारे आ रहे हैं p पे, यहाँ से भी और यहाँ से भी, तो ये सीरीज हो गई फंड सीरीज p फंड सीरीज। ये भी लाई करती है इंफ्रारेड रीजन में। क्लियर।